हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मे बी ऑल आर फाइन। ओके, आज हम बात करेंगे फंक्शनिंग के ऊपर, है ना। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो किस प्रकार फॉर्म की गई बाय कैबिनेट मिशन। क्या कैबिनेट मिशन कौन कौन से जो प्रपोजल लेकर आया जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको फॉर्म करा गया, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में ज़्यादातर जो फैक्ट्स है मैं आपको बता चुका था, बट कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी अगर आपने नोटिस करी हो तो। आइए पहले उसी पर बात करते हैं, फिर हम चल लेंगे आगे फंक्शनिंग की ओर, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया था कि भाई कितने मेंबर रह गए थे, कब भाई 3 जून, ठीक है। एक डेट आपको याद रखनी है, 3 जून 1947, ठीक है। आप इसमें डेट देख सकते हैं भाई, 3 जून 1947, यानी कि हमारे आज़ादी के आसपास का जो समय था, ठीक है, उस समय की बात हो रही है, 3 जून 1947। यानी कि अब क्या हो चुका है, जो संविधान सभा थी उसकी पहली मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मतलब बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद 3 जून 1947 को एक प्लान आता है, प्लान जिसका नाम होता है, प्लान होता है वो माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान होता है, ठीक है। क्या होता है इस माउंटबेटन प्लान में? इस माउंटबेटन प्लान के अंदर, ठीक है, ये पहले से ही निश्चित होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। ये दो नए, मतलब इंडिया तो पहले से एग्जिस्ट करता था, पाकिस्तान एक नया क्या बनाया जाएगा, देश बनाया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। अब पाकिस्तान जब एक नया देश बन रहा है, मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मांग थी कि भाई पाकिस्तान एक नया देश बनाया जाए, ठीक है, जिसको अंग्रेजों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। और माउंटबेटन प्लान के द्वारा, जो कि 3 जून 1947 को क्या हुआ था, साइन हुआ था, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन था, विभाजन था, वो क्या हो गया, तय हो गया। इंडिया की तरफ से जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने सिग्नेचर करे थे, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने सिग्नेचर किए थे, ठीक है। और 3 जून 1947 को डिसाइड हो गया भारत पाकिस्तान क्या होगा, डिवाइड होगा। और 14 अगस्त 1947, ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, ठीक है, आईबो हो जाता है। ओके, अब आगे क्या है भाई, इतना मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैंने और छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी अगर आपको पता हो तो, जब भाई पाकिस्तान के लोग अलग हो गए तो उनका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई काम है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन मतलब बंटवारा, ठीक है। जब क्या हो गया, बंटवारा हो गया, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स रह गए भाई, रेस्ट मेंबर कितने रह गए, 299 मेंबर जो थे वो हमारी लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है, मतलब पार्टीशन के बाद क्या हो गए थे, रह गए थे कितने लोग, 299 मेंबर्स, ठीक है। नाउ आप लोगों से एक चीज और पूछता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, ठीक है, वुमेन्स की, ठीक है, वुमेन थी, महिलाएं थी, ठीक है, महिलाएं, इनकी संख्या कितनी थी, ठीक है, इनकी आपसे संख्या पूछता है कभी कभार, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 वुमेन थी। कितनी वुमेन थी? 15 वुमेन थी। जैसे सरोजिनी नायडू का आपने नाम सुना होगा, अमृता कौर का नाम आपने सुना होगा, भीकाजी कामा जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये सारी महिलाएं क्या थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक पार्ट थी। और साथ ही साथ आपसे यही पूछा जाता है कि भाई शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एससी यानी कि दलित या फिर अनुसूचित जाति कि कितने लोग भारतीय संविधान सभा में थे। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कुल मिलाकर 33 लोग जो थे भारतीय संविधान सभा में थे। किस कैटेगरी के? एससी कैटेगरी के। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जो कि कहां से आते थे, शेड्यूल कास्ट से आते थे, ठीक है। ये सब हमारा स्ट्रक्चर था। अब मतलब हम बढ़ते हैं आगे, किसकी तरफ, हम बढ़ते हैं भाई फंक्शनिंग की तरफ, फंक्शनिंग की ओर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फंक्शनिंग, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
असेंबली, ठीक है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से कार्यवाही पूरी चलती है ना, कब कौन सी मीटिंग में क्या चीज़ होती है उसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 24 मार्च को, है ना, 24 मार्च को कब 1946 के अंदर कैबिनेट जो मिशन था, कैबिनेट जो मिशन था, ठीक है, वो इंडिया में आया था, कम्स इन इंडिया, कम्स इन इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इलेक्शन कब हुए थे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो इलेक्शन कराए गए थे, ठीक है, वो कराए गए 16 मई 1946 को, ठीक है। इस दिन इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन वगैरह होने के बाद जो मेंबर जीते इलेक्शन के अंदर, ठीक है, वो सभी क्या बन गए, मेंबर बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ठीक है। अब भाई जब मेंबर बन गए तो इसके बाद क्या हुआ, वही देखो 16 मई की डेट है, ठीक है। अब इलेक्शन हो गया भाई 16 मई 1946 को। अब इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है भाई। अभी जो सारी मीटिंग्स आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि होती है भैया 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इस दिन हमारी क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है। अब इस फर्स्ट मीटिंग के बारे में कुछ चीजें, कितने मेंबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इस फर्स्ट मीटिंग के अंदर, मेंबर प्रेजेंटेड, ठीक है, कितने मेंबर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 211 मेंबर, कितने, 211 मेंबर जो होते हैं उपस्थित होते हैं इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, आपको एक चीज और क्या पता होनी चाहिए भाई इसके बारे में, कि इसके हमारे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, लेकिन वो कैसे थे, हमारे एक तरह से टेम्पररी, ठीक है भाई, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये बहुत बार पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब क्यों बनाया जाता भाई इनको प्रेसिडेंट, होता क्या कि पहली मीटिंग में भाई किसी का इलेक्शन तो होता नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, है ना, तो देखा जाता भाई सबसे जो वरिष्ठ व्यक्ति है सभा के अंदर, उसको उस दिन क्या कर देते हैं, एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो होते हैं उस समय सबसे क्या होते हैं, थोड़े से वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं भाई, सदस्य मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, सेकंड मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग। अब सेकंड मीटिंग जो है वो कब होती है भाई, सेकंड मीटिंग जस्ट इसके 2 दिन बाद होती है, कब, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, इस दिन होती है हमारी सेकंड मीटिंग। इस सेकंड मीटिंग में क्या होता है, इस सेकंड मीटिंग के अंदर भाई परमानेंट, ठीक है, जो हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, उनको चुन लिया जाता है, ठीक है, किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, हमारा क्या चुनते हैं भाई, परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है, कब, सेकंड मीटिंग के अंदर, ठीक है भाई। अब आगे क्या है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आपको पता होगा ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी कौन थे, वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है भाई। अब आती है हमारी थर्ड मीटिंग, ठीक है, थर्ड मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है, भूल से ही मत भूल जाना, ठीक है, पाप चढ़ेगा बहुत तगड़ा अगर ये वाली मीटिंग भूल गए आप भाई। थर्ड मीटिंग होती है हमारी 13 दिसंबर 1946। इस मीटिंग के अंदर, थर्ड मीटिंग के अंदर जो कि 1946 को होती है, इसके अंदर भाई, ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट मतलब एक तरह से प्रस्ताव दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है, इसका जो
प्रस्ताव होता है वो संविधान सभा के समक्ष सभी जो भी सभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके समक्ष रखा जाता है। कौन रखता है, कौन इसको रखता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन रखता है। इसे रखते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के क्या बनते हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे संविधान सभा में क्या करते हैं भाई, पारित करते हैं। थर्ड मीटिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड मीटिंग ही है। ठीक है भाई, क्या थर्ड मीटिंग में किटी पार्टी होती है कि नहीं, किटी पार्टी नहीं होती है। ठीक है, थर्ड मीटिंग जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव कहा जाता है इसे। ठीक है, इसको पारित किया जाता है संविधान सभा के अंदर। कब होती है ये थर्ड मीटिंग, तो ये थर्ड मीटिंग जो होती है ये होती है भाई 30 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को हमारी कौन सी मीटिंग, थर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, और इस थर्ड मीटिंग के अंदर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होता है इसे पेश किया जाता है, एक तरह से पारित किया जाता है। ठीक है, इसे पेश किया जाता है इन, पारित किया जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है उसमें इसे क्या करते हैं, पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पूरी डिटेल में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब भाई पेश करा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी सदस्यों के सामने, तो इसको एक्सेप्ट भी करा गया होगा, तो इसको एक्सेप्ट करा गया भाई। ठीक है, एक्सेप्टेड, कब एक्सेप्ट, कब इसको स्वीकृति मिली, स्वीकृति। ठीक है, सब कब इसको स्वीकृति प्राप्त हुई, तो आपको पता होना चाहिए भाई 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947। ठीक है, इस दिन जो है मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसे स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। इस प्रकार क्या होते हैं, लगातार मीटिंगें चलती रहती हैं। अब क्या होता है भाई, मीटिंग चल रही है, अब आती है एक डेट वापस से, वही 3 जून वाली डेट। ठीक है, 3 जून 1947। अब इस 3 जून को क्या होता है, इस 3 जून को होता है भैया पार्टीशन डिसाइड। ठीक है, कि भारत पाकिस्तान का क्या होगा, पार्टीशन डिसाइड होता है। ठीक है, ये तय हो जाता है कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन तय होगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन क्या होगा भाई, हो जाएगा कब, अगस्त के अंदर, 14 अगस्त और 15 अगस्त को होगा। किस प्लान के द्वारा होता है, माउंटबेटन प्लान के द्वारा। माउंटबेटन जो प्लान होता है, माउंटबेटन उस समय के वाइसराय थे। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान के द्वारा क्या होता है, पार्टीशन, पार्टीशन। ठीक है, किसमें भाई, इंडिया और पाकिस्तान, इनमें क्या होता है, पाकिस्तान में, मतलब पार्टीशन डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। अब जो पाकिस्तान के मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं रहते। अगर ये मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इस पाकिस्तानी जो मेंबर हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की संख्या कितनी थी भाई, 389, जो कि अब घटकर, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन घटकर कितनी हो गई थी, घटकर हो गई थी 299, 299, जितने का आप रिचार्ज कराते हो ना, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड होगा, ठीक है, उतने का ही क्या होता है भाई, उतने का ही उतने ही सदस्य क्या होते हैं हमारे संविधान सभा के अंदर बचते हैं। अब यही लोग जो 299 सदस्य हैं, यही लोग क्या करते हैं, आगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। ठीक है भाई, अब आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, मीटिंग होती जा रही है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है, अब एक डेट आती है 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये एक डेट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है भाई, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन एक कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी किसको बोलते हैं हिंदी में, प्रारूप समिति, प्रारूप
समिति। क्या थी ये प्रारूप समिति, क्या काम था, क्यों बनाई गई? ड्राफ्टिंग। देखो ड्राफ्ट का मतलब, प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप का मतलब होता है भाई कि एक ढांचा तैयार करना, ठीक है, एक मॉडल तैयार कर लेना, एक ड्राफ्ट, एक कच्चा माल तैयार कर लेना कि भाई संविधान कैसा होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे, एक वो रूपरेखा क्या कर लेना संविधान की तैयार कर लेना। उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी, कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर टोटल जो मेंबर्स थे, टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 7, ठीक है, कितने मेंबर्स थे भाई? 7 मेंबर्स थे। और इसके अगर पूछ ले आपसे प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसके कौन प्रेसिडेंट, तो वो थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, अंबेडकर जी को तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं इस कमेटी के, और 7 मेंबर्स इस कमेटी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है संविधान के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके समक्ष अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं? पेश करते हैं, रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, ठीक है, जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करेंगे कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। कब करते हैं अगर किसी को पता हो तो भाई ये करते हैं 22 फ़रवरी को, ठीक है, 22 फरवरी 1948 ये अपनी क्या करते हैं? जो रिपोर्ट होती है ड्राफ्टिंग कमेटी की उसको क्या करते हैं? पेश करते हैं कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, ठीक है। अब थोड़ी और फैक्ट्स बातें जान लेते हैं थोड़ी सी, किसके बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है, किसको बनने में? संविधान को बनने में समय लगा। वो कितना समय लगा भाई? 2 ईयर्स, 2 साल 11 मंथ, 11 महीने और 18 डेज, 18 दिन लगते हैं, ठीक है। ये आप सबको पता ही है भाई कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में, ठीक है। अगर मैं आपसे थोड़ा पूछूं कि भाई एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, यानी कि थोड़ा सा खर्चा, ठीक है, थोड़े बहुत भाई पैसे भी तो खर्च हुएंगे ना, कि भाई इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, अब इतनी सारी मीटिंग में भैया ब्रेड पकौड़ा भी आया और समोसा चाय भी आती है ना, तो थोड़े बहुत पैसे खर्च हुए थे। कितने थोड़े बहुत खर्च हुए थे? तो भाई लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर बताऊं आपको 2,61,289 रुपीज, ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि खर्च हुई थी, जिसको हम अप्रॉक्स में कितना मान लेते हैं? अप्रॉक्स में मान लेते हैं 2,62,000 रुपए क्या हुए थे भाई? खर्च हुए थे किसके अंदर? संविधान को बनाने में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता होगी, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या कि हमारा संविधान जो था ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है भाई, इसको कब अडॉप्ट करा गया? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसको कब अडॉप्ट करा गया? अडॉप्ट एक वर्ड आता है इंग्लिश मीडियम के लिए, अडॉप्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए क्या क्या वर्ड्स आते हैं? हिंदी मीडियम के लिए 3-4 वर्ड्स आते हैं। एक आता है अंगीकृत, ठीक है, कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत करा गया, ठीक है मेरे भाई। एक आता है पारित, कि कब इसको पारित करा गया, ठीक है। और एक वर्ड और आता है, ठीक है, अंगीकृत हो गया, पारित हो गया, और एक आता है इसको अपनाया गया, ठीक है, कब इसको अपनाया गया? किसको? भारतीय संविधान को, ठीक है, कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था कब? ठीक है, इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इस दिन, सॉरी 1949 को, इस दिन हमारा संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका था, ठीक है। अब इसको बस लागू करना था, ठीक है, अब लागू करना था भाई। 26 को जब बन के रेडी हो गया तो लागू कर दो ना, क्यों लागू नहीं कर रहे, ठीक है। एक कारण की वजह से इसको, ठीक है, 26 नवंबर को लागू ना कर, ठीक है, 26 नवंबर को इसको लागू नहीं करा, बल्कि इसको लागू करा गया 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन इसको लागू करा गया, ठीक है। इस दिन क्या होता है? इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इन्फोर्स किया जाता है, इन्फोर्स यानी कि इसको लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे देश के अंदर, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान को लागू किया जाता है। भाई 26 नवंबर की डेट ही क्यों चुनी जाती है? जब बन के 26 नवंबर को रेडी हो गया तो 26 जनवरी को क्यों उन्होंने उसको लागू करा? इसके पीछे एक कहानी है, एक रीजन है। क्या कहानी है? सुनिए क्या, आओ सुनाते हैं, ठीक है। कहानी ये है कि भाई हुआ क्या था कि 1930s के अंदर एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, उसकी 1929 में होता है।
1929 में एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, उसके अंदर डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, 1930 को 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या बनाया जाता है भाई, पहली बार इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, ठीक है, अंग्रेजों को थोड़ा सा किलसाने के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये क्या अपने आप में भाई एक महत्वपूर्ण डेट हो जाती है, ठीक है, कि भाई हमने इस दिन क्या बनाया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया था। लेकिन होता क्या है, जब आगे हम इतिहास में आगे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आजाद हो गया है ना। अब 15 अगस्त को आजाद हो गया तो 2 बार तो हम इंडिपेंडेंस डे बना नहीं सकते, ठीक है, तो 15 अगस्त को क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन फिर अब एक बात क्या आ गई कि भाई 26 जनवरी की डेट बहुत हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी खास है, तो 26 जनवरी को एक काम करते हैं, हम क्या कर देंगे, संविधान को लागू कर देंगे, ठीक है। इसलिए 2 महीने तक क्या करा गया, संविधान को होल्ड करा गया और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, जो हमारा संविधान था, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन बनते हैं भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भारत के क्या बनते हैं, पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनते हैं भाई, 1950, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब एक चीज और, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ उनको देखते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, ठीक है, तो देखो 24 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन जो हमारी इंडियन या फिर मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, ठीक है, इसके द्वारा क्या करा गया था, अपनाया गया था, ठीक है, इसके द्वारा अपनाया गया या एक्सेप्ट करा गया, अडॉप्ट करा गया। किसको अडॉप्ट करा गया भाई, हमारे नेशनल एंथम को, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम पता है आप लोगों को, सबको पता होगा, जो आप लोग स्कूल में गाते रोज, कौन सा, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ठीक है, ये क्या है हमारा नेशनल एंथम है, जिसको किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और एक था हमारा कौन, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, जिसे जो कौन सा है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, इसको भी क्या करा गया था, अडॉप्ट करा गया था बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और कब मतलब इसको वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहां से इसको लिया गया है, इसकी एक बुक है आनंद मठ, ठीक है, आनंद, ठीक है, मठ, ठीक है, उस वाली बुक से। किसकी बुक है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, ठीक है, उनकी बुक से क्या करा है, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है उसको लिया गया है। एक ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई 24 इंडियन फ्लैग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, इंडियन फ्लैग, ठीक है, जो हमारा तिरंगा है ना, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है कि इंडियन फ्लैग जो है उसको कब अडॉप्ट करा गया, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसको भी अडॉप्ट करा गया था। कब करा गया था भाई, 22 जुलाई 1947, 1947 में हमने अपने देश का झंडा क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। कब लहराया था इसको, सबसे पहले आपको पता है ट्राई कलर को, तिरंगे को सबसे पहले कब फहराया था, इसको फहराया था भाई 15 अगस्त 1947, लाल किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दी थी, स्पीच दी थी, तब इसको सबसे पहले फहराया गया था, ठीक है। अब जो हमारा फ्लैग है, ठीक है भाई, आपने देखा होगा हमारा फ्लैग है ट्राई कलर फ्लैग, है ना, सबको पता है भाई, ट्राई कलर फ्लैग है हमारा, ठीक है, तिरंगा कुछ इस प्रकार क्या है हमारा तिरंगा, आप सबको पता है, ठीक है। अब भाई जो तिरंगा है, ठीक है, किस ने डिजाइन करा इसको, ठीक है, इसके डिजाइनर कौन थे, इसके डिजाइनर कौन थे, तो इसके डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया वॉज द डिजाइनर ऑफ आर, ठीक है, किसके, तिरंगा, यानी कि हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसके डिजाइनर, ठीक है, जिन्होंने उसको डिजाइन करा वो कौन थे, पिंगली वेंकैया थे, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले, जो हमारा देश का झंडा है ना, उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी होती है भाई, 3 में होनी चाहिए, और जो ब्रेथ है वो 2 में, यानी कि 3:2 में होना चाहिए।
ठीक है, ये सारे फैक्ट्स है किसके बारे में भाई, हमारे इंडियन फ्लैग के बारे में। दूसरा क्या आता है भाई, एक चीज और, जो हम ना 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बन के रेडी हुआ, तो 26 नवंबर को हम एक क्या बनाते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डे है, संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। फैक्ट है कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है भाई। 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट करा गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसको क्या करा गया था, अडॉप्ट करा गया था बाय किसके द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे एक चीज और, ठीक है, जो हर कोई नहीं बताता, हम बताएंगे लेकिन, ठीक है। वो क्या था भाई, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग व्यक्ति ने लिखा, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा गया है इसको हिंदी मीडियम में भी लिखा गया है। और इसको जो डिजाइनर था, ठीक है, इसको आप देखना डिजाइनर भी है, ठीक है। इसको डिजाइन किसने करा, तो इसको डिजाइन करा था नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस, ठीक है। ये व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था, मतलब उसकी जो चित्रकारी होती है, कैलीग्राफी वगैरह, मतलब थोड़ी सी चित्रकारी होती है, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके यहाँ पर ऐसे जो चित्रकारी होती है ना, ठीक है, उसको किसने डिजाइन करा था, हमारे नंदलाल बोस जी ने उसको करा था, ठीक है। अगर बोले इंग्लिश में किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। सबको नहीं पता होते नाम, आपको पता है, कुछ तो खास है ना, ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी में लिखा था इसको वसंत कुमार वैद्य ने, वसंत कुमार वैद्य, ठीक है। इन्होंने इसको हिंदी में क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ये कैलीग्राफर थे जिन्होंने क्या करा था, अच्छी अच्छी राइटिंग में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। डिजाइन किसने करा, नंदलाल बोस ने। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या इसकी असेंबली भी बोल दे, ठीक है, तो इसका ना आपसे कहीं साइन पूछ, साइन चिन्ह पूछ, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह क्या था, या प्रतीक क्या था, प्रतीक भी बोल लेते, प्रतीक, ठीक है, प्रतीक बोल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए हाथी था। क्या था भाई, हाथी, ठीक है, हाथी था। क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतीक कौन था, हमारा हाथी, ठीक है। ये सारी जो भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट ऑफ टाइम जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, ठीक है, और जो सीबीएसई में आप क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों को पता होगा, उसके अंदर भी मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को सारे फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको बाद में बताऊंगा ना। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। था क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हाँ, मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव। क्या, दिसंबर 13 1946, 13 दिसंबर 1946 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पेश करते हैं सबके सामने क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसको, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश करते हैं। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा, कब, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जन 1947 को इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कब करते हैं भाई, 22 जनवरी को, ठीक है। पेश कब करते हैं, प्रेजेंट कब करते हैं, 13 दिसंबर, एक्सेप्ट करते हैं 22 जनवरी। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, प्रकाशित करता है किसे, द आइडिया, जो विचार थे, ठीक है, जो आदर्श थे, किसके, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगर देख लेंगे तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके हमारा बनता है प्रियम्बल, ठीक है, हमारे भारत संविधान की प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है ना, उसे ही। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर आपको आर्टिकल दे देगा कोई,
कोई पार्ट दे देगा और क्या देगा, एक प्रीएम्बल, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है उसको मानते हैं क्या, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो क्या क्या बातें इस रेजोल्यूशन में बोली गई। पहला क्या कि इंडिया जो भारत होगा इज अ फुल्ली इंडिपेंडेंस, पूरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पूरा क्या होगा, स्वतंत्र होगा पूरी तरह से, ठीक है, किसी का गुलाम नहीं होगा। सोवरेन, देखो सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु या संप्रभुता, ठीक है। भाई आप ये वर्ड पढ़ते तो लेकिन इसका मतलब नहीं पता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है, कोई हमारे ऊपर ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हमारे डिसीजन लेगा, अपने डिसीजन हम खुद लेंगे। इसका मतलब किसका मतलब होता है, सोवरेन का, कि खुद के डिसीजन लेना, ठीक है, मेक देयर ओन डिसीजन ओन, ठीक है। एंड रिपब्लिक वो होता है जहां पर देश का जो प्रतिनिधि होता है, सबसे सर्वोच्च यानी कि जो नागरिक होता है, व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति, उसको देश के जनता के द्वारा क्या कहा जाता है, चुना जाता है। तो इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। क्यों, क्योंकि देश का जो राष्ट्रपति है वो इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, जो देश के सिटीजन्स हैं उनके द्वारा चुना जाता है। तो ये बात बोली गई। फिर कह रहा है ऑल द पावर एंड द राइट, सभी के सभी जो शक्तियां हैं और जो राइट्स है ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल इंडिया, ठीक है, पूरे स्वतंत्र भारत की, ठीक है, विल बी वास्टेड इन द पीपल, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पूरे भारत की शक्तियां होंगी, ठीक है, वो किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ में, फिर किसी जो अरबपति हैं उनके हाथों में होगी, नहीं, ठीक है, जो शक्ति है वो जनता के हाथों में, जो भारत के लोग हैं उनके हाथों में होगी। वो जिसको पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको पावर ट्रांसफर करेंगे। क्या था, इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग थे, विल बी गारंटेड, ठीक है, उनको क्या क्या चाहिए दी गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि उनको अवसर प्रदान करेगा। कैसे भाई, सामाजिक अवसर, राजनीतिक और आर्थिक अवसर, ठीक है। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। अलॉन्ग विद द फ्रीडम ऑफ द थॉट, और उनको क्या दी गई, फ्रीडम दी गई। कौन कौन सी फ्रीडम दी गई भाई इसको, उनको फ्रीडम दी गई थॉट, विचार की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, फेथ, विश्वास, रिलीजन क्या होता है भाई, रिलीजन होता है धर्म, वर्शिप, पूजा, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, यानी किसी भी चीज को करने की फ्रीडम, ठीक है, प्रोफेशन, कोई भी काम को करने की स्वतंत्रता, ये सब किसको दी गई भाई, इंडिया को, मतलब इंडिया के लोगों को दी गई। टू बिल्ड वन सेल्फ, अपने आप को बनाने के लिए, एंड कम्युनिटी विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, बैकवर्ड जो पिछड़े लोग हैं, और ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो अनुसूचित क्या है क्षेत्र, जहां पर आदिवासी लोग हैं, और दलित क्लासेस विल बी प्रोटेक्टेड, इनको क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। बाय किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और कह रहा है इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ यूनिट्स, जो इंडिया होगा वो क्या होगा, विल बी द यूनियन ऑफ यूनिट्स, यानी कि इकाइयों का संघ होगा, ठीक है। किसका संघ होगा भाई, इकाइयों का संघ। इकाइयों का संघ बोले तो भारत जो है वो छोटी छोटी इकाई जो स्टेट्स हैं उनसे क्या हुआ है, मिलके बना हुआ है। ईच यूनिट विल बी ऑटोनोमस, सभी यूनिट्स क्या है भाई, ऑटोनोमस, सभी राज्य क्या है भाई, स्वतंत्र है अपने अपने निर्णय लेने के लिए। इट्स गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी गिवन मैनी पावर्स, इनको बहुत सारी पावर्स दी जाएंगी और फंक्शंस, बहुत सारे कार्य। देयर पावर विल बी वास्टेड इन द यूनियन, ठीक है, जो इनकी पावर होगी किसके हाथों में होगी, यूनियन के हाथों में होगी। अब सब आज तक एक बार, ठीक है, और लास्ट बार अभी तक जो है किसके अंदर भाई, हमारी प्रीएम्बल के अंदर क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा संविधान के अंदर 3 वर्ड, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्डों को, सोशलिज्म मतलब समाजवाद, ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी मतलब होता भाई आपका अखंडता, ठीक है, इन सबको करा गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। ये था हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आइए अब उन क्वेश्चंस को हम, हमारा टॉपिक था, मतलब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि हमारी क्या थी, तरह की प्रीएम्बल, ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, या फिर मैं बोलूँ प्रीएम्बल पर हाँ, जो मतलब मैं बोलूँ गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं ना, ठीक है भाई। क्या क्वेश्चन है वो, प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल में क्या बोल रहा है वो आपसे, प्रीएम्बल में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपसे पूछता है कि प्रीएम्बल को आईडी कार्ड किसने बोला, है ना, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, तो एन.ए. पालकी वाला, ठीक है, एन.ए. पालकी वाला एक व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने जो हमारी प्रीएम्बल थी उसको संविधान का क्या बोला, आईडी कार्ड बोला। उसी प्रकार संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को बोला गया, किसने बोला, के.एम. मुंशी ने बोला। फिर ये पूछता है कि जो हमारी प्रीएम्बल की लैंग्वेज है उसको कहां से अडॉप्ट करा गया, तो उसको ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करा गया है, और जो ये प्रोविजन है प्रीएम्बल वाला इसको अडॉप्ट करा है यूएसए से, ठीक है, जो प्रीएम्बल है उसको अडॉप्ट करा हमने यूएसए से, और जो उसकी लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है, ठीक है।
फिर कह रहा है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये जो 4 वर्ड हैं, ठीक है भाई। इक्वालिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, ठीक है, या गणराज्य, ठीक है। ये हमने लिया फ्रांस से। कहां से लिए भाई? फ्रांस से लिए, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, जो कि आज क्या है? रशिया है। कह रहा वेयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टेक पावर एंड राइट्स, ठीक है। कहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, यहां से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या मिलती है? पावर मिलती है, ठीक है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी आपसे पूछ ले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई? सोवरेन यानी कि संप्रभुत्व, मतलब कि जो देश है, ठीक है, वो अपने निर्णय लेने के लिए क्या है? खुद कैपेबल है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपने निर्णय के लिए, ठीक है। सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब समानता या सॉरी समाजवाद, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस देश के रिसोर्सेज है ना, वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होगा, किसके हाथ में होंगे? सरकार के हाथ में, और वो सरकार उसको देश के लोगों में मतलब क्या करेगी? उनकी जरूरत के अनुसार उनको बांटेगी, ठीक है। सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, यानी कि जो देश है, ठीक है, वो किसी भी धर्म को कोई विशेष अधिकार नहीं देता, सभी धर्म उसके लिए इक्वल है। डेमोक्रेटिक, यानी कि जो देश का सरकार है, ठीक है, उसको लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि जो सरकार है उसको लोगों के द्वारा चुना जाएगा। और रिपब्लिक, जो देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है ना, राष्ट्रपति, उसको भी किसके द्वारा भाई? जो देश के लोग हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और कि आपसे पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, आपको बता दिया प्रेसिडेंट तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी पूछता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो 2 थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है भाई। यहां तक हमारा जो है मोस्ट ऑफ चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्सेज क्या है, और क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करा जाता है, क्यों किया जाता है क्रिटिसाइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो तीसरा अब इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट